फिर मैंने आप लोगों को यूनिट्स के बारे में बताया था कि यूनिट्स क्या होती है। यूनिट जो होती है सम स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था कि अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। पहले चला करता था सीजीएस, फिर जो उस समय ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोगों ने अपना खुद का सिस्टम बनाया, दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम के बाद आया एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम के बाद फिर आया फर्दर अब एसआई सिस्टम। ठीक है। तो इन सारे सिस्टम में लेंथ को, मास को और टाइम को किस में लेते हैं आप लोगों को पता है? कल बताया था मैंने। यस सर। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब देखो आगे, अब एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग टू एसआई देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। एसआई ने बोला कि इन 7 क्वांटिटी को ले लो। तो 7 क्वांटिटी कौन कौन सी थी मैं बताऊंगा। इन 7 क्वांटिटी को ले लो और इन्हें एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करो। तो 7 कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी थी देखो, अकॉर्डिंग टू एसआई। एसआई मतलब जो अब हमारा सिस्टम चल रहा है दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू एसआई देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अकॉर्डिंग टू एसआई देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1, सबसे पहले लेंगे हम लोग मास ले लो चलो। और इसकी यूनिट क्या होती है मास की? एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट भी लिखेंगे हम लोग। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि एसआई के अकॉर्डिंग मास की यूनिट होती है किलोग्राम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? मास के लिए मैं एम को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। एम फॉर मास, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। सेकेंड, मास के बाद आता है आपका लेंथ। लेंथ को की एसआई यूनिट होती है मीटर। इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे? एल से। फिर लेंथ के बाद आता है आपका टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम के लिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा टी। ठीक है, एम एल टी। फिर टाइम के बाद जैसे मैंने बोला था करंट, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? करंट की एम्पियर। आप लोगों ने सुना होगा एम्पियर। और इसके लिए क्या सिंबल यूज करूंगा? या तो मैं आई यूज करूंगा या फिर मैं ए यूज करूंगा। आई या फिर ए। ठीक है, दोनों ही सिंबल यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। फिर करंट के बाद आएगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग मेजर करेंगे केल्विन में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नहीं, एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की दैट इज केल्विन होती है। ठीक है, तो केल्विन, इसको सिंबल यूज करूंगा इसके लिए मैं के का। किसका सिंबल यूज करूंगा? के का। फिर अगला देखो, टेम्परेचर के बाद आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे, वैसे इंटेंसिटी है वो, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब वही लाइट की इंटेंसिटी। लुमिनस जो वर्ड होता है वो हम लोग जनरली लाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी। लाइट जो है वो किस इंटेंसिटी की आ रही है, तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला। ऐसा यूनिट इसकी होती है कैंडेला। मान लो एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है, तो 200 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा एज कंपेयर टू 100 वाट के बल्ब के। तो
उसकी जो लुमिनस इंटेंसिटी है 200 वाट वाले बल्ब की, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 100 वाट वाले बल्ब। ठीक है, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और इसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा क्या, CD यूज करूंगा। ठीक है, CD याद रखना। फिर 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मोल में, MOLE, मोल। आपको पता ही होगा मोल, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, वही वाला मोल है ये। इसके लिए सिंबल यूज करूंगा क्या मैं, MOL, सिर्फ MOL यूज करेंगे। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 2 क्वांटिटी और ऐसी देखी जिनको भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में रख सकते थे। ठीक है, तो उन्हें फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में, मतलब वो जो ना तो डिराइव क्वांटिटी में आती है ना ही फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, तो उन लोग क्वांटिटी को क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उन 2 क्वांटिटी को क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, वो ना तो फंडामेंटल में आती है ना ही डिराइव में आती है। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, देखो, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। ठीक है, 7 फंडामेंटल को 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले लेंगे हम लोग इसमें प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब होता है सरफेस। तो प्लेन एंगल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है, रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको थीटा से। अब देखो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया। मान लो मैंने एक आर्क बनाया ऐसे करके। ठीक है, कोई भी आर्क, आर्क जानते ही हो आप लोग। ये आर्क कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, कहीं भी ले लो। ये आर्क इस पॉइंट पर, यहां से आप पे लाइन ज्वाइन करो, यहां से यहाँ पे लाइन ज्वाइन करो, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। ठीक है, अब देखो अगर आप ये एक्चुअल में क्या था, ये एक सर्कल का पार्ट हो सकता है ना, ये जो आर्क है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का पार्ट हो सकता है कुछ। तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या होगी, रेडियस। और यहां से लेके यहां तक मैंने जो आर्क खींचा, इसको ए बोल दो, बी बोल दो, इस आर्क की लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट किया एल से। ठीक है, इस आर्क की लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट किया एल से। तो देखो प्लेन एंगल थीटा बराबर, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल निकालने का, वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो देखो यहाँ पर आर्क लेंथ कितनी है एल, रेडियस कितनी है आर, तो थीटा इक्वल टू मैं लिख दूंगा एल बाई आर। अच्छा, इसकी यूनिट जो आएगी उसको डिग्री में नहीं लिखेंगे हम लोग, यूनिट लिखेंगे किसमें, रेडियन में। क्या यूनिट होती है, रेडियन, या फिर इसको RAD भी बोल सकते हो आप। शॉर्ट में रेडियन को हम लोग RAD भी लिखते हैं। तो प्लेन एंगल जो होता है वो एक्चुअल में 2 डायमेंशनल होता है। देखो इसमें एक्स और वाई, कौन कितनी सरफेस है इसमें, सिर्फ एक ही सरफेस है, एक्स और वाई। ये जेड की तरफ नहीं आ रहा, इसमें हाइट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जेड की तरफ कुछ भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में आ रहा है। तो प्लेन एंगल को हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल भी बोलते हैं, 2D एंगल। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, 2 डायमेंशनल, जैसे आप लोग कोई पेपर देख रहे हो, पेपर क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, अगर लेकिन उससे कोई बॉक्स बना लोगे आप,
क्यूब बना लोगे तो वो फिर 3D बन जाएगा। तो 2D और 3D, 2D का मतलब सरफेस होता है, 2D का मतलब सरफेस, और 3D में फिर आप पूरा वॉल्यूम इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट है प्लेन एंगल में किसी को? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को थोड़ा ध्यान से समझना। सॉलिड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस साइन को क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, आपने वीडियोस देख ली मेरी। डॉली, अमृतराज, ठीक है, ये ओम नहीं है, इसको बोलते हैं ओमेगा। आप बोलोगे सर इसको तो ओम बोलते थे हम लोग। ठीक है, ओम तो हमने राम रखा इसका, उसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम इसको यूज करेंगे तो इसको ओम बोलेंगे, एंगल में यूज करेंगे तो इसको एक्चुअल में इसको ओमेगा बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी होता है आपका, उसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट में इसको ओमेगा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा। ठीक है, इस तरह से आता है, तो उसमें एक टर्म आती है ओमेगा भी। तो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। जैसे ये 2D एंगल होता है तो ये 3D एंगल होगा, 3 डायमेंशनल एंगल, इसमें पूरा वॉल्यूम इंक्लूड होगा। ठीक है, कैसे सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? आप कोई एरिया ले लो, एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, एक सर्कल ले लिया, और ये सर्कल का एरिया, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो इस सर्कल का एरिया है ए, एक पेपर ले लिया मैंने गोल सा, वो पेपर किसी पॉइंट पर, ठीक है, आप क्या करो उसके कॉर्नर से, उसके जो कॉर्नर है उन कॉर्नर से इस तरह से लाइन खींचो और सबको ज्वाइन करते हुए जाओ, सबको ज्वाइन करते हुए जाओ, तो यहां पर एक कोन टाइप शेप बनेगी। कैसे? कोन, कोन आपने खाया होगा, तो कोन टाइप शेप बनेगी। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये आपका 3D एंगल है। ठीक है, एक सर्कल टाइप बनेगा, ये आपका 3D एंगल होगा, इसे हम लोग बोलेंगे ओमेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, अगेन सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस। सॉरी, ये नहीं होगी रेडियस, एक्चुअल में रेडियस ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला, ये रेडियस होगा। तो रेडियस क्या होगी? देखो इसकी रेडियस, रेडियस एरिया और ओमेगा में क्या रिलेशन है? तो देखो ओमेगा इक्वल टू होगा, जैसे थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस था, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे लेंथ की जगह हम लोग लेंगे एरिया, और रेडियस की जगह लेंगे हम लोग यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर लेंगे। एरिया की रेडियस की जगह क्या लेंगे यहाँ पे? रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना है? ए, और रेडियस कितनी है? रेडियस का आर स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ऐसा करता हूं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर आपका होगा सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी, जैसे इसकी यूनिट थी रेडियन, इसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन। क्या यूनिट होगी इसकी? बस रेडियन के आगे आपको स्टे वर्ड लगा देना, दैट इज स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन के आगे स्टे वर्ड लगा देना है, तो स्टे रेडियन इसकी यूनिट हो जाएगी सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल एक्चुअल में ये 3D एंगल है। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, कोन वाली आइसक्रीम, तो कोन वाले आइसक्रीम के इस कॉर्नर पर जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। आई बात समझ में? कोई डाउट? हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डायमेंशन, जिससे ही नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायमेंशन। तो आपको डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, डायमेंशन क्या होती है। अब टॉपिक डालो आप लोग, डायमेंशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं डायमेंशन के बारे में बोलूंगी, डायमेंशन क्या होती है, तो
आप लोगों ने 9th या 10th में, ठीक है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा शायद। तो वहां पर जैसे मान लो एक क्यूब दे दिया आपको, क्यूब क्या, क्यूबॉइड दे दिया, ठीक है, और इस क्यूबॉइड की मान लो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर और हाइट है मान लो सपोज करो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबॉइड दे दिया। तो वहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ऐसे गिवन होता है आपको, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। किस किसने ऐसा देखा वहां पे मैथ्स में, कभी कोई इस टाइप का क्वेश्चन करा आप लोगों ने? ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा पूछ लेते हैं, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। ये जब आपने 9-10 में मैथ्स की होगी एनसीईआरटी वाली, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी जैसे अब मैंने बताया था कि डिराइव क्वांटिटी को हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम लोग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर आएगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, मान लो जैसे मास पे पावर आए, जैसे मैंने स्पीड लिखा था, स्पीड स्पीड बराबर था लेंथ अपॉन टाइम, अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो इसको डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी तो लेंथ अपॉन टाइम आएगा। तो आप देखो यहाँ पे लेंथ पे पावर कितनी है 1 और टाइम पे पावर कितनी है 1। तो मैं बोलूंगा स्पीड की डायमेंशन कितनी है, स्पीड की डायमेंशन है L1 t-1, ठीक है, इसको भी बताऊंगा मैं। तो ये जो पावर्स होती है, लेंथ पे क्या क्या पावर आई जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पे क्या पावर आई, इन पावर्स को ही हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। इन पावर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो आप लिखो, क्या लिखोगे, पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन। जब हम लोग किसी क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर आती है दैट पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशन। उन पावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जब हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, मैंने कल भी बताया था, डिस्टेंस जो है एक तरह की एक्चुअल में क्या है, लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, लेंथ। डिस्टेंस आपका लेंथ होगा, अगर आपको बोल दे डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर सेंटीमीटर में ही नापेंगे। और क्या, रेडियस आपको बोल दी तो रेडियस भी क्या होगी, लेंथ होगी। सरकमफ्रेंस बोल दिया आपको, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, वो उसका सरकमफेरेंस सर्कल का या आपका रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस, ठीक है। पेरीमीटर, तो सरकमफेरेंस पेरीमीटर एक ही चीज है, ठीक है, वो भी क्या होगा, लेंथ ही होगी। फिर हाइट बोल दिया आपको, हाइट या विड्थ, वो सब क्या होंगे आपके, सब लेंथ ही कहलाएगी, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है।
अब चाहो तो आप ऐसे ही लिख दो, या फिर आप, मैंने इसको लेंथ के लिए सिंबल बताया था, लेंथ के लिए हम लोग एल यूज करेंगे और टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे टी। तो स्पीड, अब देखो इस टी को ऊपर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, एल की पावर 1 टी की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर मास नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मास को भी इंक्लूड करूं। यहाँ पे मास नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं यहाँ पे मास को भी मैं इंक्लूड करूं। तो मैं मास पे क्या लिखूंगा, मास पे पावर 0। अच्छा, किसी की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। किसी की पावर 0 1 होती है। मैं चाहता हूं यहाँ पे मास भी आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास पे पावर क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 1 इंटू एल, एल ही रहेगा आपका। तो मैं चाहता हूं मास भी लिखूं, तो मास पे पावर क्या करनी पड़ेगी, आपको 0 रखनी पड़ेगी। मास पे पावर 0, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो आप क्या बोलोगे, क्या होती है स्पीड की डायमेंशन, तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड आर। क्या डायमेंशन होती है स्पीड की, तो देखो यहाँ पे मास पर कितनी पावर आ रही है, मास पर पावर आ रही है 0, तो 0 इन मास। लेंथ पे पावर क्या आ रही है, लेंथ पे पावर आ रही है 1 इन लेंथ। और टाइम पे पावर कितनी आ रही है, टाइम पे पावर आ रही है -1। मैंने बोला था पावर्स को ही हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। तो टाइम पे पावर आ रही है कितनी, -1, तो -1 इन टाइम। ठीक है, हम यहाँ पर एमएलटी ही यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे करंट वगैरह वो भी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो मैंने बताया था कि जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन वो सिर्फ एमएलटी पे ही बेस्ड होंगे आपके। तो आप लोग जनरली एमएलटी का ही यूज करोगे, मास, लेंथ और टाइम का। ठीक है, फिर जहां पर करंट वगैरह आएंगे, फिर हम लोग वहां पर करंट की डायमेंशन वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जनरली हम लोग केवल 3 ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मास, लेंथ और टाइम में, क्योंकि पहले जो मैंने बताया था मैकेनिक्स चलती थी, तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग केवल 3 ही डायमेंशन होती थी, मास, लेंथ और टाइम, 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगी स्पीड की। अब आपसे पूछे ये m0 l1 t -1 ये क्या हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये आपका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज होती है और एक्चुअल फॉर्मूला अलग चीज होती है। ये फॉर्मूला नहीं है आपका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको इससे कंपेयर मत करना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना बहुत जरूरी है। आप खाली ऐसे लिख दोगे m0 l1 t -1, तो इसको अभी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं माना जाएगा जब तक आप इस पर इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, तभी वो, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। तो बात समझ में आया आपको, क्या होती है डायमेंशन, किसी को कोई डाउट है डायमेंशन में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, डायमेंशन निकालेंगे। क्या किसकी डायमेंशन निकालें, जैसे यहाँ पे स्पीड की डायमेंशन निकाली थी हमने, अब हम लोग निकालते हैं डायमेंशन फोर्स की, निकाल लेते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, सबसे पहले तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करो। आपको क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकालो। तो कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, मास की जगह तो आप क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? मैंने कल भी बताया था, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो आप लिख दो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वो वेलोसिटी ही आएगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो ये टाइम और टाइम क्या हो जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या हो जाएगा टाइम इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख दूंगा एल, और टाइम की जगह मैं क्या लिख दूंगा टी। अब इसको फर्दर और सॉल्व करो तो देखो m की पावर क्या हो जाएगी 1, l की पावर क्या हो जाएगी 1, और t की पावर क्या हो जाएगी -2। फिर इसको इस तरह के ब्रैकेट में अगर आप बंद कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बन जाएगा ये, डायमेंशनल फार्मूला। और मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, क्या आंसर बोलोगे आप, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन। तो आप पावर देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स, मास पे कितनी पावर है 1, तो आप क्या बोलोगे 1 इन मास, 1 इन मास, और ठीक है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, और -2 इन टाइम। टाइम पे कितनी पावर है -2, तो -2 इन टाइम। इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। और कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, तो आप बोलोगे m1l1t -2। डायमेंशन फार्मूला फोर्स का क्या है, m1l1t -2। आप लोगों को इस तरह से जो जनरल क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, तो इन सब की डायमेंशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग उनकी डायमेंशन निकालो। सबसे पहले इजी क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। आपको इनकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है देखो, सबसे पहले आप लोग डायमेंशन निकालोगे, किसकी निकालो, वर्क की निकालो। वर्क का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, वर्क का फॉर्मूला कोई जानता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। तो वर्क की डायमेंशन निकाल के बताओ बेटा, और वापस से रिकनेक्ट करो, वर्क की डायमेंशन निकालो।